हेलो स्टूडेंट, तो आज हम जीएनएम सेकेंड ईयर का पार्ट सेकंड जो है इंटर्नशिप, उसकी एक सब्जेक्ट है पेपर फर्स्ट नर्सिंग एजुकेशन। उसकी सेकंड यूनिट जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं शिक्षण मतलब टीचिंग होता क्या है। तो शिक्षण का सामान्य अर्थ शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया होता है, मतलब शिक्षा प्रदान करना ही शिक्षण है। शिक्षाविदों ने शिक्षण की बहुत सारी परिभाषाएं दी है, जिनमें से कुछ परिभाषाएं बर्टन के अनुसार शिक्षण सीखने में उत्तेजना, पथ प्रदर्शन तथा प्रोत्साहन का कार्य करता है। ठीक वैसे ही एक एनएल गेज ने दिए, उनके अनुसार शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना है। एक रायंस के अनुसार दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। उपरोक्त परिभाषाओं से एक देखते हैं कि शिक्षण जो होता है वो सीखना सिखाना, ज्ञान में वृद्धि करना, कौशल में सुधार करना, व्यवहार में परिवर्तन लाना या व्यवहार में परिवर्तन की क्षमताएं प्रदान करना, वही एक प्रकार से शिक्षण होता है। तो ये तो शिक्षण की भिन्न परिभाषाएं हो गई। नेक्स्ट है शिक्षण के सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। तो शिक्षाविदों ने शिक्षण के कुछ सिद्धांत बताए हैं, उनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांत जो है वो निम्न प्रकार से। एक, स्पष्ट उद्देश्य का सिद्धांत। शिक्षण के स्पष्ट उद्देश्य और ध्येय होना चाहिए। अच्छा शिक्षण वही है जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। दूसरा, रुचि का सिद्धांत। तो शिक्षण छात्र की रुचि और अभिरुचियों के अनुसार होना चाहिए। यदि छात्र की शिक्षण में रुचि होगी तो उसको जल्दी सीखेगा, अतः शिक्षण जो है वो भी छात्र की रुचि के अनुसार होना चाहिए। तीसरा, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। अच्छे शिक्षण के लिए छात्रों के व्यक्तिगत अंतर को ध्यान में रखना चाहिए। कुछ छात्र कुशाग्र बुद्धि के होते हैं तो कुछ छात्र कमज़ोर होते हैं। बुद्धिमान छात्र जल्दी सीखता है, जबकि कमज़ोर छात्र जो है उसको सीखने में समय लग सकता है। तो व्यक्तिगत अंतर जो है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। चौथा, सामाजिक संतुष्टि का सिद्धांत। शिक्षण हमेशा सामाजिक संतुष्टि के आधार पर होना चाहिए, उससे सभी छात्र जो है वो संतुष्ट होने चाहिए। एक, सहसंबंधन का सिद्धांत। शिक्षण में भिन्न भिन्न घटनाएं, विचारों का संबंधन होना चाहिए। शिक्षण को वर्तमान परिप्रेक्ष्य से भी संबंधित करना चाहिए। बस शिक्षण जो है उसमें पुरानी घटनाएं कोई आती है या अलग अलग घटनाएं जो है उसको आपस में जोड़ना चाहिए, उसका संबंधन करना चाहिए। छठा, जीवन से जुड़ने का सिद्धांत। शिक्षण में छात्रों को सभी स्थितियों एवं शिक्षण अधिगम क्रियाओं में सजीव भागीदारी पर जोर देना चाहिए। शिक्षण के अंदर शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो छात्र के जीवन से संबंधित हो, उसके जीवन के लिए उपयोगी हो। सातवां, समन्वय का सिद्धांत। तो शिक्षण में शिक्षक और छात्रों में आपसी तालमेल का होना जरूरी है। यदि आपसी तालमेल होगा तो शिक्षण अधिक प्रभावशाली होगा। आठवां, हितकर वातावरण उत्पन्न करने का सिद्धांत। शिक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कक्षा का भौतिक और सामाजिक वातावरण ऐसा हो जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करे। अतः शिक्षक को कक्षा शुरू करने से पहले एक अच्छा वातावरण का निर्माण करना चाहिए। नौवां, योजना बनाने का सिद्धांत। अच्छे शिक्षण के लिए एक सुनियोजित योजना का होना आवश्यक है, अतः शिक्षण से पूर्व नियोजन बहुत जरूरी है, जिसमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन से एरिया काम में लेने हैं, मूल्यांकन कैसे करना है आदि का पहले से ही निर्धारण कर लेना चाहिए। 10वां, आज़ादी का सिद्धांत। शिक्षण में यह जरूरी है कि बच्चा निडर होकर सीखे तथा वह कक्षा में भी अपने आप को सीखने के लिए स्वतंत्र महसूस करे। अतः कक्षा के अंदर छात्र जो है वो कुछ भी क्वेश्चन पूछने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई डर जो है वो नहीं होना चाहिए। 11वां, मूल्यांकन का सिद्धांत। शिक्षण में मूल्यांकन करना जरूरी है कि छात्रों को जो पढ़ाया जा रहा है वह उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अतः शिक्षक को समय समय पर छात्रों का मूल्यांकन करते रहना चाहिए। तो ये थे शिक्षण के सिद्धांत जो है वो। अगला, शिक्षण की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो एक अच्छे शिक्षण की निम्न विशेषताएं होती है। ये सौदेश्यपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण और प्रजातांत्रिक होता है। दूसरा, कलापूर्ण ढंग से निर्देशित किया जाता है। तीसरा, योजनाबद्ध और आवश्यकता अनुसार होता है। चौथी विशेषता, क्रमबद्ध तथा निरंतर होता है। पांचवी, छात्रों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखता है। छठा, अध्ययन की आदतों का विकास करता है। सातवां, ज्ञान एवं कौशल प्रदान करने वाला होता है। एक, विद्यार्थियों में संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न करता है। छात्रों को समाज के साथ अनुकूलन होने में सहायता देता है। एक, छात्र एवं शिक्षक दोनों को मूल्यांकन का अवसर प्रदान करता है। तो ये तो अच्छे शिक्षण की विशेषताएं हो जाएगी। नेक्स्ट है शिक्षण के उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। तो शिक्षण के जो मुख्य उद्देश्य होते हैं उसमें एक तो छात्रों के व्यवहार को समाज उपयोगी बनाना। दूसरा, छात्रों में ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों का विकास करना। तीसरा, शिक्षा में पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता देना। चौथा, कार्य का बोध कराना जो लक्ष्य की ओर बढ़ने हेतु प्रेरित करे। पांचवा,
छात्रों के वांछनीय निर्दिष्ट आचरण में परिवर्तन लाना। छठा, छात्रों को शिक्षाप्रद सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान प्रदान करना। सातवां, छात्रों को वातावरण के अनुकूलन होना सिखाना। आठवां, छात्रों की मानसिक क्रियाओं को गतिशील एवं सृजनकारी बनाना। तो ये तो शिक्षण जो उसके उद्देश्य हो जाएंगे। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगम आता है, जिसका मतलब सीखना होता है। तो अधिगम होता क्या है? तो अधिगम का सामान्य अर्थ व्यवहार में परिवर्तन है, जो अभ्यास और अनुभूति के फलस्वरूप आता है। मतलब अभ्यास और अनुभूति के फलस्वरूप व्यवहार में जो बदलाव आता है, चेंजेस आते हैं, और ये व्यवहार में बदलाव अपेक्षाकृत स्थायी होता है, उसको ही सीखना कहते हैं। सीखने के या अधिगम की बहुत सारी परिभाषाएं दी है। उसमें एक तो स्किनर के अनुसार अधिगम या सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। गेट्स ने जो दी है परिभाषा, सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। वुडवर्थ ने जो कहा है परिभाषा, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। तो उपरोक्त परिभाषाओं से हम कह सकते हैं कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, जो कि अभ्यास और अनुभूति का परिणाम है, और यह व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार करता है तथा वातावरण में अनुकूलन योग्य बनाता है। तो यही सीखना होता है। ये तो अधिगम या सीखने की परिभाषाएं हो गई। नेक्स्ट है सीखना या अधिगम जो है उसकी विशेषताएं। तो इसकी जो विशेषताएं होती है उसमें एक तो व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। सेकंड, व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह अभ्यास और अनुभूति से होता है। एक, सीखने से व्यवहार में परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होता है। एक, सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। एक, सीखना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक, सीखना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया होती है। सीखना संपूर्ण जीवन चलने वाली प्रक्रिया है। एक, सीखना अनुभवों का संगठन है। एक, सीखना एक विकासात्मक प्रक्रिया है। एक, सीखना व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रक्रिया है। तो ये तो सीखने की विशेषताएं हो गई। नेक्स्ट है अधिगम या सीखने के नियम। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियम बताए जो अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। इनमें जो प्रमुख नियम है उनमें एक तो तैयारी का नियम है। तो किसी भी कार्य को सीखने के लिए तैयार होना आवश्यक है। यदि बालक मानसिक रूप से तैयार होगा तो और अधिक शीघ्रता से कुशलता से सीखेगा। दूसरा नियम अभ्यास का नियम है। किसी भी कार्य को सीखने के लिए अभ्यास करना आवश्यक है। अभ्यास से ज्ञान में स्थायित्व आता है। बिना अभ्यास के ज्ञान जो होता है वो विस्मृत मतलब भूल जाता है। तीसरा प्रभाव का नियम है। तो प्रायः छात्र उन कार्यों को जल्दी सीखते हैं जो उन्हें सुखद अनुभव देते हैं तथा उन्हें संतोष प्राप्त होता है। यदि किसी कार्य को करने से कष्ट होता है तो वह क्रिया को दोहराते नहीं। अतः सुखद अनुभव जो है वो देने वाली क्रिया को छात्र जल्दी सीखता है। तो ये तो सीखने के जो थॉर्नडाइक के नियम थे वो हो जाएंगे। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है जो दो व्यक्तियों के बीच ज्ञान का आदान प्रदान करती है। शिक्षाविदों ने शिक्षा प्रक्रिया को दो प्रकार बताए हैं, एक द्विमुखीय या बाइपोलर प्रोसेस। इसके अनुसार शिक्षा प्रक्रिया में एक का व्यक्तित्व दूसरे के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। यह एक स्वोद्देश्य प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक एक प्रयोजन रखता है और उसी के अनुसार बालक को शिक्षित करता है। इस प्रकार से शिक्षा के दो प्रमुख अंग हो जाएंगे, एक शिक्षार्थी और दूसरा शिक्षक। दूसरा जो है वो त्रिमुखी या ट्राइपोलर प्रोसेस। वर्तमान में शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया हो गई है। इसके प्रमुख अंग एक शिक्षक है और दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा पाठ्यक्रम या सामाजिक वातावरण होता है। अगला है नर्स की शिक्षण जिम्मेदारियाँ, टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए नर्स। तो स्वास्थ्य सेवाओं में नर्स की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। समाज में रोगी की अच्छी सेवा हो तथा सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो, इसके लिए एक बेहतर नर्सिंग शिक्षक का होना अति आवश्यक है जो अपनी निपुणता और ज्ञान से समाज के लिए अच्छी नर्स का निर्माण कर सके। नर्स एजुकेटर भी होती है, शिक्षक भी होती है। उसका काम नर्सिंग शिक्षा प्रदान करना भी है। एक अच्छे नर्सिंग शिक्षक की निम्न जिम्मेदारियाँ होती है, पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, पढ़ाई के लिए विषय या पाठ्यक्रम तैयार करना, नर्सिंग छात्रों का प्रवेश करवाना, कक्षा का प्रबंध करना एवं छात्रों के कार्यों का मूल्यांकन करना, शिक्षार्थी को शिक्षण व मार्गदर्शन प्रदान करना, एक अपने कार्य का रिकॉर्ड रखना तथा प्रशासनिक कार्यों में प्रधानाचार्य का सहयोग करना, एक अधिगम का मूल्यांकन करना एवं वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी कराना। अगला शिक्षा प्रक्रिया के परिणामों का दस्तावेज या रिकॉर्ड तैयार करना, छात्रों को सीखने संबंधी ज़रूरतों का पता लगाना और उनकी कमियों को खोजना और साथ ही उनको दूर करना, एक अस्पतालों में प्रशिक्षण हेतु सुविधा प्रदान कराना, एक प्रशिक्षण के दौरान छात्रों का निरीक्षण एवं मार्गदर्शन करना, छात्रों को समय समय पर प्रोत्साहित करना,
एक छात्रों का क्लिनिकल प्रशिक्षण के दौरान उनका सुपरविज़न करना, स्वयं को विद्वान बनाने के लिए शोध कार्य रिसर्च जो है वो करते रहना, एक विद्यालय की नीति निर्धारण में सहयोग करना, एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेना। ये तो नर्स की शिक्षण जिम्मेदारियाँ हो गई। लास्ट में बात करते हैं शिक्षण योजना या पाठ योजना तैयार करना, जिसको इंग्लिश में लेसन प्लान कहा जाता है। तो पाठ योजना एक शिक्षक द्वारा सुनियोजित तरीके से तैयार पाठ है जो एक सुनियोजित तरीके से कक्षा में पढ़ाया जाना है। पाठ योजना के कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे शिक्षक द्वारा पाठ को सुनियोजित करना, एक शिक्षण पूर्व योजना बनाना जिसमें सम्मिलित करना कि क्या पढ़ाना है, कितना और कैसे पढ़ाना है, एक शिक्षण में समय का सदुपयोग करना, एक शिक्षक में आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि उत्पन्न करना, एक शिक्षण में नियमितता प्रदान करना, एक छात्रों में शिक्षण के प्रति लगाव या रुचि उत्पन्न करना और लास्ट में संपूर्ण शिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार पूर्ण करना। इन उद्देश्यों के लिए लेसन प्लान जो है वो बनाया जाता है। लेसन प्लान जो होता है उसका फॉर्मेट या परफॉर्मा जो होता है, तो उसमें एक तो कवर पेज होता है, कवर पेज के ऊपर एक सब्जेक्ट होता है, फिर यूनिट होती है, फिर टॉपिक जो है जिस टॉपिक को पढ़ाना है वो टॉपिक होता है, एक ग्रुप या कौन सी क्लास है वो होता है, उसके बाद जगह जो होती है जहाँ पर पढ़ाया जाना है वो होता है, फिर डेट एंड टाइम, उसमें तारीख और दिन जो है वो लिखा जाता है, एक टीचिंग मेथड कौन सा काम में ले रहे उसके बारे में लिखा जाता है, एक एवियर यदि कोई काम में ले रहे तो उसके बारे में लिखा होता है, एक स्टूडेंट प्रीवियस नॉलेज, विद्यार्थी जो उसका पूर्व का ज्ञान क्या है उसके बारे में लिखा होता है। उसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, सामान्य उद्देश्य क्या है और एक स्पेसिफिक या विशिष्ट उद्देश्य क्या है वो रहते हैं। तो ये तो कवर पेज हो जाएगा। अंदर जो होता है वो कॉलम में होता है। कॉलम में एक तो सीरियल नंबर का कॉलम होता है, सेकंड टाइम का होता है कि कितने टाइम में वो टॉपिक कवर करना है वो, फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विशिष्ट उद्देश्य जो है वो रहते हैं। उसके बाद कंटेंट मतलब जो चीज़ पढ़ाई जानी है वो लिखा जाता है। उसके बाद टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी जो होती है वो लिखी जाती है और लास्ट में इवैल्यूएशन जिसमें क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। लास्ट में इसमें एक समरी होती है, पूरे टॉपिक को समरी शॉर्ट में कर दिया जाता है। असाइनमेंट जो दिए जाते हैं जैसे चार्ट है, मॉडल है या क्वेश्चन पेपर जो दिए वो लिखा जाता है और अंत में बिब्लियोग्राफी जो है, रेफरेंस जो होती है वो इसमें लिखी जाती है। तो ये तो लेसन प्लान का फॉर्मेट या परफॉर्मा हो गया। लेसन प्लान कैसे बनाते हैं उसको एग्जाम्पल के साथ हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये था टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी यूनिट 3 जो है टीचिंग मेथड उसके बारे में बात करेंगे। नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।